प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब अपने सिलेबस के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक शोध की प्रविधि एवं प्रारंभिक सांख्यिकी टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र को हम सभी ने पूरा कर लिया और प्रथम प्रश्न पत्र पर जो असाइनमेंट वर्क है उसे भी आपके साथ साझा किया जा चुका है। आप उम्मीद करता हूं कि आप सब असाइनमेंट वर्क को भी अब बना रहे होंगे। घर में आप स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि घर में ही बने रहें और सबके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अभी भी पूर्ण रूप से अनिवार्य है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो चौथे सेमेस्टर में इसलिए इसको रखा गया कि किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय में की एक पद्धति शास्त्र होता है कि उस मेथड का उपयोग अनिवार्य है, तब जाकर के उस विषय की सारगर्भित रूप से जानकारी हम सभी को प्राप्त होती है। तो समाज विज्ञान के क्षेत्र में जब समाज शास्त्र का निर्माण हुआ तो समाज शास्त्र को वैज्ञानिक स्थिति में लाने के लिए या अध्ययन की प्रामाणिकता को अधिक जगह तक फैल सके, वो समाज में उसकी स्वीकृति हो, इसलिए समाज वैज्ञानिकों ने अपने समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के लिए कुछ परिप्रेक्ष्य, कुछ उपागम, कुछ तकनीक्स, कुछ फील्ड स्टडीज को एक फ्रेमवर्क में रखा और प्रायः यह कोशिश की गई कि ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करता है, तो जब विभिन्न परिप्रेक्ष्य होगा तो इसमें मानव संबंध है तो मानव केंद्र में है और व्यवहार प्रतिमान को लैबोरेटरीज के कंडीशंस की तरह हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एक क्षण मानव का व्यवहार स्वरूप और उसके मापदंड अलग होगा तो दूसरे कालखंड में दूसरे स्थिति में उसका दूसरा होगा। तो वहां से अब बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करने के लिए ये जरूरी था कि उन मनोवृत्तियों को भी नियंत्रित करने के लिए कुछ टेक्निक्स बने और एक पद्धति साथ ऐसी हो कि जिसका अनुपालन करने से हमारा अध्ययन प्रामाणिक हो सके और हम विषय वस्तु को समझ सकें। तो चौथे सेमेस्टर तक की स्थिति ये हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक हम सब अवधारणाओं के स्तर पर बातों को समझ गए कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, समाजशास्त्र की अवधारणाएं क्या है, समिति क्या है, समुदाय क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। अब ये सारी चीज़ें जब हम सभी ने, संस्कृत क्या है, सभ्यता क्या है, इतनी चीज़ें हम सब जब जान गए, यहाँ तक कि सोशल चेंज जिसको हम लोगों ने पहले प्रश्न पत्र में पढ़ा वो बहुत बेहतर तरीके से समझ गए, तो उसके बाद एक स्थिति यहाँ पर भी हुई कि एक विद्यार्थी के पास एक नज़रिया दिया जाए जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ाए किसी भी विषय वस्तु को समझने और समझाने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय सेमेस्टर में भी हम सभी ने इसकी ऊपर के भाग को कि सामाजिक शोध क्या है, सामाजिक शोध के प्रकार क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन के चरण क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट्स को हम सभी ने पढ़ लिया है और एक आपके पास स्पष्ट दृष्टि प्रारूप है कि आगे अब कि सामाजिक शोध में प्रविधियों को, जो टेक्निक्स हैं, अब उस स्टेज पर हम लोग आ गए कि उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद कि सब कुछ जो अध्ययन होगा वो तथ्यों के ऊपर होता है।
जिसके बारे में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि रिलायबल जब तक तथ्यों का संकलन नहीं होगा किसी समस्या के बारे में। जैसे कि उदाहरण हम लोग ले लें कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो चर हो गया, एक हो गया औद्योगिकरण और एक नगरीकरण। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण एक तथ्य हुआ। इस तथ्य का हमको संयुक्त परिवार के ऊपर प्रभाव को देखना है कि परिवार कैसे टूट रहे हैं। तो इसके विश्लेषण के लिए जब तक हम रिलायबल तथ्यों को नहीं ले आ पाएंगे तब तक इस दोनों के बीच में हम अपने संबंध को नहीं स्थापित कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारा रिजल्ट जो है पक्ष में आए कि हाँ निश्चित रूप से हो, और वो तथ्यों के आधार पर ये भी आए कि इसका उतना बड़ा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना हम लोग अपने हाइपोथेसिस में सोचे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पूरा सिलेबस 5 यूनिट में, जैसे पहला प्रथम प्रश्न पत्र का था उसी तरह ये भी 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहली जो यूनिट है कि टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तथ्य संकलन के स्रोत और प्रकार। तो तथ्य संकलन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत किसे कहेंगे, द्वितीयक स्रोत किसे कहेंगे? तो ये इस जगह पर जब तथ्य आ जाएगा, हमारे पास फैक्ट्स आ जाएंगे, हम जब उसका कलेक्शन हो जाएगा तब वो आगे की चीज़ों के बारे में हम लोग करना किसी निष्कर्ष को निकालने की स्थिति में होंगे। तो वो अगले यूनिट्स के अंदर है वो। तो सोर्सेस क्या है, एक प्राइमरी सोर्स होगी और एक सेकेंडरी सोर्स होगी। तो सेकेंडरी सोर्स के मतलब वो तरीके जो प्रकाशित रूप में हो या पहले से उपलब्ध हो, जैसे कोई संदर्भ ग्रंथ हो, पत्र पत्रिकाएं हों, लाइब्रेरी में उपलब्ध मटेरियल हो। तो यानी जो लिखित रूप से पहले से किसी ने कलेक्ट करके किसी फाइंडिंग तक पहुंचा हो और वो चीज़ें हम लोगों के पास उपलब्ध हो। तो ये तो द्वितीयक स्रोत हो गई। प्राथमिक स्रोत ये हुआ कि हम सीधे विभिन्न माध्यमों से, जो इसमें आगे वाले में होगा, जो सेकेंड यूनिट है कि अवलोकन के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से, जिनको हम कलेक्ट करके ले आए, वो रॉ मटेरियल्स होगा जिसके ऊपर हम विश्लेषण करके निर्णय निकालेंगे। तो ये तो चीज़ ये हुई, तो उसको हम प्राथमिक स्रोत कहेंगे। तो पहले यूनिट के अंदर इस चीज़ की बात होगी। दूसरी जो यूनिट है कि टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, पहली तो हो गई कि तथ्यों के संकलन करना अनिवार्य हुआ, तथ्य किस रूप में हमारे बीच उपलब्ध होगा। तो एक होगा द्वितीयक स्रोत के रूप में उपलब्ध होगा वो मेरे पास, और दूसरा होगा प्राथमिक स्रोत के रूप में, जिसको कि खुद अनुसंधान करता या उस समस्या के अध्ययन करने वाला व्यक्ति खुद कलेक्ट करेगा। तो एक तो स्थिति वो होगी। अब इनको कलेक्ट करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग करेंगे हम लोग? तो एक होगा, पहला जो तकनीक है प्रश्नावली। तो कुछ प्रश्नों की सूची बना ली जाती है, उस प्रश्नों को हम जो उत्तरदाता है वहाँ तक उसको हम पहुँचाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर वो भर करके और हमें उपलब्ध करा देता है। फिर उसके बाद हम उस पर अपना टेबुलेशन और अन्य काम जो नीचे वाले में भी हम लोग बात करेंगे। तो एक तो तरीका प्रश्नावली के माध्यम से है, इस पर भी विस्तृत रूप से बातचीत होगी। दूसरा है अनुसूची, ये प्रश्नावली का ही दूसरा रूप है, लेकिन इसमें उन लोगों तक इसको ले जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और उनसे हमको सूचनाओं को लेना है। तो उस प्रश्नावली को उनके सामने हम लोग पढ़ता है आदमी और खुद उसको भरते हैं हम, या हमारे प्रतिनिधि उसको भर के ले आता है। फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू, हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आमने सामने बैठ करके उस विषय वस्तु पर, उस समस्या पर हम उत्तरदाताओं से बात करें और बात करके उसको एक जगह इकट्ठा करें, रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करें। फिर उसके बाद
अवलोकन की विधि, ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी सूचना को कलेक्ट करने का, कि हम खुद जाएं, निरीक्षण करें और वहाँ पर रुक करके और उस तथ्यों को लेकर के हम आए और उसका विश्लेषण करें। व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक केस स्टडी होती है कि किसी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा जो यूनिवर्स हो, कुछ लोगों का एक चयन कर लिया जाए और उनके स्टडी करने के बाद उस निष्कर्ष को व्यापक रूप से हम, वो पायलट प्रोजेक्ट का तौर पे काम करता है ये। तो ये तो हो गया कि तथ्य संकलन की प्रविधियां। इतनी प्रविधियों के बारे में हम लोग एक तो बात करेंगे प्रश्नावली के बारे में हम लोग, दूसरा करेंगे हम लोग अनुसूची के बारे में, तीसरा साक्षात्कार के बारे में, चौथा अवलोकन के बारे में और पांचवा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में। अब तीसरा हो गया कि पहला तो हो गया कि तथ्य संकलन के स्रोत क्या हैं, वो भी हम लोगों की जानकारी हो गई। तो तथ्य संकलन के स्रोत जानकारी हो जाने के बाद अब वो तथ्यों को ले आने की प्रविधि की जरूरत है। तो दूसरा यूनिट हमारा प्रविधि के बारे में बात कर दिया। तीसरा जब हमारे पास तथ्य आ गया तो उनका एक स्वरूप होगा, तो उसका टाइटल यहाँ किया गया है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, अवधारणा, विशेषताएं एवं प्रकार। तो अब हम उन विशेषताओं को, तथ्यों की एक अपनी विशेषता हो जाएगी, जैसे एक एज ग्रुप के एक जगह रख दिया, एक आय समूह के लोगों को एक जगह रख दिया, एक विषय अविवाहित लोगों को एक जगह रख दिया, विवाहित लोगों को एक जगह रख दिया। इस तरह से हम लोग टेबुलेशन और वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बातचीत करा जाएगा और उसकी जानकारी आप तक होगी। तो तीसरे यूनिट में हम टेबुलेशन और वर्गीकरण की स्थिति में आ जाएंगे। चौथी जो यूनिट होगी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, तथ्य बोलने लगे, उसको देखते ही उससे अर्थ निकलने लगे। इसके लिए कुछ है ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, डायग्राम्स होते हैं। तो ग्राफ और डायग्राम जब बन जाता है टेबुलेशन करने के बाद, तो उसको देख लेने के बाद एक सामान्य जन भी उस निष्कर्ष को तुलनात्मक रूप से जान सकता है कि उन 2001 में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी, 2011 में क्या थी। तो दोनों के ग्राफ डायग्राम बन जाए तो दोनों के बीच में तुलना करना आसान हो गया। जनघनत्व तो क्या था 2001 में, 2011 में क्या था। तो एक जगह पर एक सेंसस को दूसरे सेंसस के बीच में तुलना करना आसान होगा। किसके माध्यम से? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के। डाटा को विभिन्न स्वरूपों में यदि हम, तो उसमें से क्या है, पहले बार डायग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे, ग्राफ्स के बारे में जानेंगे कैसे ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम क्या होता है। तो आवृत्ति बहुभुज किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं आरेखी प्रदर्शन, दंड आरेख और आयत चित्र, और उसके बाद से आवृत्ति बहुभुज। तो इसकी हम चौथे यूनिट में प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों की बातचीत उस पर होगी। पांचवी यूनिट है कि किसी भी डाटा के प्रेजेंटेशन में, डाटा से निष्कर्ष निकालने में सांख्यिकी का बड़ा रोल है। तो सांख्यिकी की कुछ मौलिक चीजें जो प्राइमरी जगह पर है, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसका उपयोग करके हम निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं कि हमारा रिजल्ट किस लेवल पर है। तो उसमें से कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति के स्वरूप में तीन चीजों का, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीन चीजों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी भी, समाज विज्ञान के अध्ययन में सांख्यिकी का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। सांख्यिकी के माध्यम से भी हम तथ्यों के, जिसे कुछ औसत निकाल लिया जाता है, औसत का भी बड़ा रोल है। माध्यिका का बहुत बड़ा रोल है कि किस स्थिति में दोनों डाटा के बीच की तथ्य का, बहुलक का, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो ये तो सिलेबस है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके बारे में हम लोग कक्षाओं में भी पढ़े हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक रिवीजन की ज़रूरत थी कि हम लोग एक बार फिर ताज़ा हो जाए कि अपने सेकेंड पेपर में क्या क्या बातें हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस सेकेंड पेपर पर प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए PDF नोट्स
एक एक दिन एक एक टॉपिक के ऊपर डालेंगे। कोशिश होगी कि वीडियो के माध्यम से भी कक्षा संपादित हो सके, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया तो पीडीएफ नोट्स प्रत्येक का हम आपके पास डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है उस पर हम लोग चैट भी कर लें, बातचीत भी कर लें। तो कल से हम इस पर एक एक पीडीएफ आपके साथ डालेंगे, आप अपना उस पर कमेंट करेंगे, डालेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके निराकरण की स्थिति में भी पहुंचेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात एक संदर्भ अपने ध्यान में रखें। 2 से 3 यूनिट जैसे ही खत्म होने हो जाएगी, पीडीएफ्स आपके पास पहुंच जाएगा, नोट्स हम आप तक पहुंचा देंगे। उसके बाद हम तुरंत इस पर जो असाइनमेंट है वो आपके को अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि साथ साथ आप असाइनमेंट भी करते चले जाएं। तो पूरी स्थिति जो है, कोशिश ये रहेगी कि 20 जून तक हम लोगों का ये पूरा का पूरा ये सेकेंड यूनिट भी और इसका असाइनमेंट भी पूरा हो जाए। तो आज ये प्रारंभिक एक वक्तव्य जो इससे पूरे संबंध में था वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद से अधिक आप लोगों की ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये ऊर्जा आप आगे भी इसको बनाए रखें। इस प्लेटफॉर्म को हम लोग बराबर जारी रखा जाएगा। कक्षा शिक्षण मेथड के अलावा भी जब भी इसकी ज़रूरत होगी इस प्लेटफॉर्म को बना के रखा जाए। यहाँ पर हम लोगों की बातचीत होती रहेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल प्रथम यूनिट की प्राथमिक स्रोत क्या है और प्राथमिक स्रोत के संकलन की प्रकार क्या क्या हैं, इसका पीडीएफ आपके साथ अपलोड होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।